जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, आज 20 जून है और 20 जून को हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट 8 का आयोजन किया गया था, जिसका मेधा सूची व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। या वैसे अभ्यर्थी जिनको मेधा सूची प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके आप अपना मेधा सूची सर्च कर लीजिए। उस PDF में आपका नाम है या नहीं है, या फिर कितना आप स्कोर किए हैं। साथियों आपको बता दूं, हम लोग जो ये टेस्ट करा रहे हैं, इस टेस्ट में आप किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो जुड़ना बहुत ही आसान है। यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है साथियों, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में बस हाई कर दीजिए। कॉल मैसेज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हाई कर दीजिए। हाई कर देंगे तो आपको दोपहर 12 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाएगा, लिंक चला जाएगा एक PDF के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से। तो उसके माध्यम से साथियों आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। साथियों एक चीज और, आज के वीडियो में आपको कुछ बताना भी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट भी आ रहा है। साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट करते हैं कि सर टेस्ट हम लोग दे रहे हैं तो टेस्ट का तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो चीज़ हम लोग बंद कर दिए हैं। शुरुआत के 3-4 टेस्ट में हम लोग वो चीज़ दे रहे थे, आपके ईमेल आईडी पर भी PDF जा रहा था। वो चीज़ हम लोग बंद कर दिए। बंद इसलिए किए क्योंकि चीटिंग हो रहा था, और हम लोग जो मेधा सूची और कट ऑफ तैयार कर रहे हैं ना, उसमें पारदर्शिता अच्छे से नहीं आ पा रहा है। आप ही बताइए, अगर आप 2 बार एग्जाम दे देंगे, एक बार टेस्ट दिए 60 नंबर आया और दूसरी बार में दे दिए सर्च करके 80 नंबर आया, तो ऐसे स्थिति में तो फिर उस कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि व्यू स्कोर नहीं दिखाई देगा, अर्थात आप लोग अपना टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे करके सबमिट करके चुपचाप रहिए। आप हो सके तो अपने मन से आप एनालिसिस कीजिए, या फिर हम रात में जब एनालिसिस करेंगे तो उस समय आप क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए। लेकिन आपका कितना सही है या गलत है साथियों, इसका रैंकिंग और जो लिस्ट है, स्कोर कार्ड है साथियों, हम लोग शाम को 6 बजे के बाद जारी करते हैं। 8 बजे के करीब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, या फिर वीडियो बनाते हैं तो QR कोड के माध्यम से हम क्या करते हैं साथियों, डाल देते हैं। तो आप लोग 8 बजे का इंतजार करिए और उस समय आप अपना स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। आप ही बताइए, आप एग्जाम दे के आते हैं तो क्या CSBC तुरंत रिजल्ट देता है? तुरंत नहीं देता है। और ऐसे अभ्यर्थी जो हमको घबराहट पैदा करते हैं कि सर रिजल्ट जल्दी जारी कीजिए, तो साथियों घबराहट पैदा मत करिए, आपके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। जिनके अंदर बेचैनी है ना, जिनके अंदर ये लगता है कि अभी टेस्ट दिया अभी रिजल्ट आ जाए, बहुत वो ज़्यादा ये उत्सुक रहते हैं ना, तो ऐसे आदमी का रिजल्ट नहीं होता। आप लोग पेशेंस रखिए। क्या आप रिजल्ट देते हैं CSBC तुरंत देता है, एग्जाम के बाद नहीं देता है ना? तो आप लोग भी इंतजार करिए, तुरंत हम रिजल्ट दे देंगे साथियों। तो आप ही बताइए ना, चीटिंग कर लेंगे और आप ही कहेंगे कि एक बच्चा 100 नंबर उठा रहा है और एक बच्चा 99 उठा रहा है, कोई बच्चा 98 उठा रहा है, सर फेक है ये, आपका टेस्ट जो करा रहे हैं ये सब फर्जी है, आप खुद कहेंगे, है ना? इसी वजह से हम लोग क्या किए हैं साथियों, उसको बंद कर दिए हैं। और एक चीज आपको बता दूं साथियों, हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं, यह टेस्ट का रिजल्ट और रैंकिंग साथियों 6 बजे तक के अभ्यर्थियों का हम लोग जारी कर रहे हैं। 6 बजे के बाद जो टेस्ट दे रहे हैं ना, उनका रिजल्ट और रैंकिंग हम लोग नहीं जारी कर रहे हैं। इसलिए 12 बजे से 6 बजे के बीच में आप लोग टेस्ट दे लिया कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का प्रोफाइल देख लिया कीजिए, वहां पे QR कोड रहता है, या जितना ग्रुप है सभी ग्रुप का QR कोड, ग्रुप का प्रोफाइल हम अपडेट कर देते हैं, वहां से भी स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो 6 बजे तक टेस्ट दे दिया कीजिए, आप लोग का सब चीज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब साथियों एक डाउट और है साथियों, आपको बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर एक हमारा भी टेस्ट करवाइए, हमारे पास सेट है, उसका आप टेस्ट करवा दीजिए और उस पर आंकड़ा बता दीजिए क्या कट ऑफ जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो 100 क्वेश्चन का सेट भेजना चाहते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल देता हूं। उस लिंक में आप क्या करिएगा, 100 क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। आपको क्वेश्चन लिखना है, 4 ऑप्शन लिखना है और सही आंसर आपको भर देना है और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऐसा आपको 100 क्वेश्चन टाइप कर देना है। आप सेट 100 भेज देंगे साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, है ना? आप लोग जो भी इच्छुक हैं इस तरह के हैं, तो आप लोग उसको भर दीजिए। हम आपका नाम भी ले लेंगे, आपके प्लेटफॉर्म का भी नाम ले लेंगे और यहाँ पे हम सेट क्या कर देंगे, करवा देंगे, बशर्ते कि बिहार पुलिस के लिए क्या होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना? अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि मेरे पास बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ सकता है एग्जाम में, बिहार पुलिस स्पेशल। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं एक अलग से लिंक डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक में जो अभ्यर्थी जिसके पास भी क्वेश्चन का भंडार है, वो क्वेश्चन अपने मन से 10, 20, 50, 100 आप लोग टाइप कर दीजिए। जो भी टाइप करना चाहते हैं आप लोग टाइप कर दीजिए। वो सारा क्वेश्चन का हम मेगा मैराथन करा देंगे, है ना? 1000, 2000 कितना भी क्वेश्चन होगा ना, उसका हम मैराथन करा देंगे, ताकि सभी अभ्यर्थियों को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। साथियों हम लोग जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, बहुत ही यूनिक है, ऐसा काम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए साथियों, हम लोग पेपर को एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ आज के टेस्ट का क्या कट ऑफ रहा है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी जरूर आप लोग दबा लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता और उनके केंद्र क्या थे। साथियों आपको बता दूं कि 1757 ईस्वी में, है ना, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद या कह लीजिए प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पे अधिपत्य तो क्या हो गया, स्थापित हो गया। अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद यह तय हो गया कि अंग्रेजों को अब कोई भारत में चुनौती देने वाला नहीं है। अर्थात अंग्रेज अब पूरी तरह से भारत पर क्या हो चुके हैं, काबिज हो चुके हैं। तो साथियों अंग्रेज जब भारत पे, है ना, जब कह लीजिए अपना अधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, अधिपत्य जमा लेते हैं, ऐसे स्थिति में 1757 से लेकर के अलग अलग नीतियां बनाते हैं ताकि यहां से भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण किया जा सके। आर्थिक रूप से शोषण अर्थात जो कृषि में जो कर था, कर की आय की उन लोग क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। अन्य क्षेत्रों में जो भी जहां से भारत का आय हो रहा था उन आय के मेन सोर्स पर उन्होंने हमला कर दिया और टैक्स वसूली वो लोग इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जनजातीय हो, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, उस समय सभी के सभी नागरिक क्या थे, परेशान थे। और अंग्रेज अपने अपने नीतियों के बदौलत आप देखेंगे 1757 से लेके 1857 तक भारतीयों का लगातार शोषण किए, भारतीयों का क्या किए, शोषण किए। और उनके शोषण के वजह से साथियों भारतीयों में बहुत ही बड़ा जन असंतोष था। और आप देखेंगे यह जो जन असंतोष था ना साथियों, यह जनजातीय रूप में या क्षेत्रीय विद्रोह के रूप में भारत में दिखाई देता है। अलग अलग जगहों पे, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे अदर कोई भी लोग हो, मजदूर हो, अलग अलग क्षेत्रीय रूप में क्या करते हैं, विद्रोह करते रहते हैं हमेशा। 1757 से लगातार विद्रोह चलता है 1857 के पहले तक, है ना, लेकिन वो क्षेत्रीय विद्रोह चलता है। लेकिन 1857 में ऐसा सिचुएशन होता है साथियों कि भारत में एक कह लीजिए कि समुच्चा विद्रोह होता है। और यह एक विद्रोह का एक बहुत बड़ा रूप था जिसे अलग अलग इतिहास अलग अलग नाम देते हैं। कोई इतिहास कहते हैं कि भारत का यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो कोई कहते हैं कि भारत का यह सिपाही विद्रोह था, या कह लीजिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यह पिछले 100 साल के अंग्रेजों के शोषण का क्या था, परिणाम था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम देते हैं। तो साथियों ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह भारत के इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस 1857 के विद्रोह का केंद्र जो था या क्षेत्र था अलग अलग था और वहां पे करने वाले नेता भी क्या थे, अलग अलग थे। जैसे में साथियों अगर मैं बात करूं नाना साहिब जो थे, है ना साथियों, यहां पे मैं पेपर में देखता हूं नाना साहिब का संबंध यहां पे था साथियों। चलिए एक एक चीज मैं देख लेता हूं, है ना, चलिएगा यहां पे आजिए। जो नाना साहिब थे, नाना साहिब का संबंध इनका था कानपुर से, है ना, इनका था नाना साहिब विद्रोह का जो केंद्र था साथियों ये कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। बहादुर शाह ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्ला ये रुहेलखंड से ये नेतृत्व कर रहे थे। अर्थात अगर मिलान करने के लिए बोला जाए साथियों कि क्या सही है, तो यहाँ पे आ रहा है ए का 1, बी का आ रहा है 2, सी का आ रहा है साथियों 4 और डी का आ रहा है आपको, डी का आ रहा है 3rd, है ना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये जो विद्रोही नेता हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। बहादुर शाह जफर ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, है ना। और आप देखेंगे इन्हीं के नेतृत्व में आप देखेंगे आंदोलन प्रारंभ भी हुआ था। जिन मंगल पांडे ने शुरुआत किया था, ये लोग आंदोलन करते हुए पहुंचे दिल्ली तक, है ना। और जहां पे बहादुर शाह जफर उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया था। तो ये आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। और ये क्वेश्चन साथियों आप देखिए लगभग इस क्वेश्चन में 68.4% अभ्यर्थी इसको सही करने का कार्य किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साम्राज्य और राजधानी सही मिलान कीजिए, साम्राज्य और राजधानी सही मिलान कीजिए। तो इसमें साथियों मिलान करना है। पहला नंबर कह रहा है साथियों यहाँ पे कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों मौर्य वंश का पाटलिपुत्र था। गुप्त वंश का जो राजधानी था साथियों ये था उज्जैन था, है ना। लिच्छवी वंश की राजधानी वैशाली थी। और मगध वंश का राजधानी कहाँ था साथियों, मगध का ये था आपको मगध साम्राज्य का राजधानी था राजगृह। फिर से समझ लीजिए, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र, गुप्त वंश का उज्जैन, लिच्छवी का वैशाली और मगध का राजगृह। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर, ए का 1, बी का 2, बी का 4, सी का 2, डी का 3, है ना। चलिए इसको 2002 अभ्यर्थियों ने इस सवाल को रिस्पॉन्स किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साथियों पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन है। तो साथियों यह फैक्चुअल डेटा है, साइंस का है, लिथियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे हल्का हल्का क्वेश्चन में। यहाँ पे आ जाइए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बारदोली में 1928 ईस्वी में भूमि पर कर वृद्धि के खिलाफ किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो साथियों 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी बारदोली सत्याग्रह में इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कोई उपभोक्ता जो किसी भी क्षमता में बिना उम्र लिंग सेवा प्रवृत्ति को देखे कोई सेवा प्राप्त करता है को चाहे वह सेवा को प्राप्त करना जारी रखता है या नहीं। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा चुनाव करने का अधिकार या फिर हो जाएगा उपभोक्ता का अधिकार, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर करना होगा शेयर करने का कार्य कीजिएगा। कह रहा है बिहार में कौन सा गंतव्य स्थान बौद्ध सर्किट में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों बौद्ध सर्किट में जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो साथियों ये किया गया 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो साथियों जो अनुच्छेद 352 है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। 356 के तहत राजकीय आपातकाल, ये भी याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं साथियों राष्ट्रपति शासन राजकीय आपातकाल को। तो 356 के तहत राजकीय आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, और 360 के तहत साथियों वित्तीय आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ 352, 56 और 60, 4 का गैप है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुश्री शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों इन लोगों को पद्म श्री से 2024 में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन है। चलिए इसका डायरेक्ट हम बताएंगे। इंग्लिश और मैथ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, है ना, आंसर आप लोग को बता दिया करेंगे। कह रहा है चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, है ना। कह रहा है कि सी रोट अ लेटर, है ना, इसका हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कृष्णा गोदावरी जल विवाद किससे संबंधित है? तो साथियों कृष्णा गोदावरी जो संबंधित है यह नागार्जुन सागर बांध से, साथ ही साथ श्रीशैलम बांध से भी ये संबंधित है, और पोलावरम बांध से भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। कह रहा है कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द ब्रेव, है ना, मतलब बहादुर का सिनोनिम्स आपको समानार्थी शब्द मीनिंग चूज करना है। तो सिनोनिम्स ब्रेव का हो जाएगा साथियों करेजियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, साहसी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द पार्टी, है ना। तो यहाँ पे और हो जाएगा साथियों सी और, है ना, अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी वीआर मारे, है ना। चलिए कह रहे हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ये सब फैक्चुअल डेटा है साथियों, तो अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 16 कि FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F का वांछित संक्षिप्त पूरा रूप क्या है साथियों, है ना। तो साथियों इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन, इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS का फ्री एंड ओपन, है ना, सॉफ्टवेयर होता है ना, सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फ्री, पहला वाला होगा फ्री। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एब्रीविएशन से सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग अधिकार अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ? तो ये 15 अगस्त को लागू हुआ था 2011 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि कौन है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी में रचना और रचनाकार को पढ़ के जाइए, यहां से क्वेश्चन क्या होगा पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे।
कह रहा है कि सही शब्द का सही विकल्प चुनिए। जो दूसरों का उपकार करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परोपकारी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? साथियों विद्यालय में जो समास है वह है आपका तत्पुरुष समास, है ना। विद्या के लिए आले, है ना, अर्थात जिसमें आप देखेंगे के लिए आ जाए, विद्या के लिए आले, हिम के लिए आले, इस प्रकार से देव के लिए आले, है ना। तो वहां पे के लिए जहां विभक्ति का लूप हो वो तत्पुरुष समास में आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास में साथियों दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, रात दिन, सुख दुख, इस तरह का आ रहा है ना साथियों, आप देखेंगे कि एक का उल्टा दूसरा आ जाएगा, तो ये होता है द्वंद्व समास। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद क्या होता है? प्रधान न होता है, न तो प्रथम होता है, या कह लीजिए न तो पहला होता है पद, न तो उत्तर पद, कोई भी प्रधान नहीं होता है। तो उस तरह के समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 मुखों वाला दशानन, है ना, अर्थात रावण, है ना, इस तरह से जो आता है। द्विगु समास जिसमें आप देखेंगे पहला पद होगा संख्यात्मक, उसे द्विगु समास कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज ये कह रहा है भारत की नदियों और उसके उद्गम स्थल का क्या कीजिए? मिलान कीजिए। तो साथियों यहाँ पे आज ये जो भारत की नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ में जो गंगा है, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के समुख से निकलती है। वहां से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी, दोनों नदियां मिलकर के देवप्रयाग में मिलकर के आप देखेंगे गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। इसके अलावा साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के पठार के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, और जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहां से 3 नदियां और भी निकलती है ना, 2 नदियां और भी निकलती है, एक है सिंधु और एक है सतलज, है ना। तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। गोदावरी नदी आप देख लीजिए, यह त्र्यंबकेश्वर की चोटी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, तो ये हो जाएगा सी का 3rd, और डी का नर्मदा निकलती है अमरकंटक चोटी से। तो ए का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और 82.5% अभ्यर्थी सही मारे। जड़त्व का नियम क्या है साथियों? यही गति का नियम है। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके बारे में सेट 1 में एनालिसिस अच्छा से कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। साथियों आप लोग सारा एनालिसिस देखिए, क्योंकि मैं कुछ सवाल का जवाब पहले बता चुका होता हूं अच्छे से, तो फिर उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता दोबारा। जैसे जड़त्व का नियम है ये पहले बता दिए, ये सब नदियों के बारे में पहले हम बता दिए, नदी पढ़ा भी दिए हैं, तो नदी का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। तो साथियों वहां पे आप जा करके देख लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसी को बार बार मैं कराऊंगा साथियों, तो वक्त नहीं बचा है, फटाफट बस निकालना है, नजर से आप लोग गुजार लीजिए क्या सही है क्या गलत है, इसी का आप लोग टारगेट बस रखिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन का टारगेट मत रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, है ना। ये सब खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सारा किताब को जला दिया। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी जुड़े थे? तो साथियों पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आज का सेट बहुत ही शानदार और लाजवाब था साथियों, है ना। कह रहा है कि क्लोरोफिल में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो साथियों इसमें होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये भी फैक्चुअल डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बिहार में मनाए जाने वाले जो समा चकेवा त्यौहार है, या समा चकेवा त्यौहार का पर्व का संबंध किससे है? तो साथियों भाई बहन का ये क्या है? प्रेम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका कहानी भी है इस पे बहुत अच्छा संबंधित, समा चकेवा से क्यों मनाया जाता है पढ़ लीजिएगा। बिहार में किस त्यौहार को बट सावित्री व्रत के रूप में जाना जाता है? तो साथियों हरतालिका तीज को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप लोग साथियों बिहार का पर्व, त्यौहार, नदियां, झील, झरने, गर्म जलकुंड या जलकुंड, पार्क, जो भी घूमने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सबके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बिहार की शहरी आबादी का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो 11.3%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर पे आते हैं। अगला 29 नंबर कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में आए, है ना, रोका प्रेसिव वायरस, है ना, रेटी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस एचईवी का प्राथमिक भंडार क्या है? चूहा से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साथियों, जो क्वेश्चन भारी आता है इसको बहुत सारे अभ्यर्थी देने का भी काम नहीं करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि वर्तमान में निर्माणाधीन कच्ची दरगाह बिदुरपुर पुल किन दो को जोड़ेगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्ची दरगाह और बिदुरपुर को, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। 31 नंबर है मैथ का, इसका आंसर लगा लीजिए डायरेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे आ जाइए साथियों, इसका भी आंसर लगा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है, हाँ कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मुख्य साधन अपनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे मुख्य साधन मौद्रिक नीति को और वित्तीय नीति को, ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 34 पे आते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है ओन। आप लोग मुद्रा और राजधानी देशों का जरूर याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों यदि राष्ट्रपति का मानसिक स्थिति खराब हो जाए, दिवालिया हो जाए, ऐसे स्थिति में साथियों उस संविधान का यदि अतिक्रमण कर रहा है तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कह रहा है यहाँ पे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, है ना, बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन नेता थे? तो साथियों जो नेता थे वो उपरोक्त सभी थे, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, सभी लोग थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन तो ये लाजवाब है ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है ना। इस तरह का सेट आप लोग करेंगे ना तो एग्जाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा है कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों जैन धर्म का अंग ग्रंथ है ना, अंग, ठीक। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इसका डायरेक्ट आंसर मार लीजिए साथियों, आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ कह रहा है साथियों यहाँ पे कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या है लोकसभा में कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो 15%, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आते हैं। कह रहा है कि प्रेमचंद का, सॉरी क्या नाम है, हाँ प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 42 पे आते हैं, इसका इंग्लिश लगा लीजिएगा साथियों, इंग्लिश 3-4 क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। 42 का हो जाएगा साथियों सी, है ना। चलिए 43 का देख लीजिए, 43 का लगा लीजिएगा आप लोग बी, है ना। 44 का आप लोग लगा लीजिए बी, 43 के बाद 44 का आप लोग बी कर लीजिए, ये इंग्लिश का है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आ जाइए। हाँ कह रहा है 45 ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग विशेष बल के लिए किया वाक्य में किस पद पर जाता है कहलाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें? तो साथियों ये हो जाएगा निपात शब्द, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों स्वागत का जो संधि विच्छेद है सुधन आगत, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये भी लगा लीजिएगा साथियों। ये मैथ का सवाल है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 15 दिन, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। मैथ और इंग्लिश हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि थोड़ा सा समय बचाया जाए और इस समय का यूटिलाइज आप लोग कहीं और कीजिए। टेस्ट के माध्यम से बस आप लोग कोशिश करिए कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, और जीके जीएस जो चल रहा है ना इस पर आप लोग अभी फिलहाल में ज्यादा फोकस करिए ताकि आपका रिवीजन हो, ठीक ना। इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं, समय देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी मृदा जो शुष्क मौसम में ईंट के समान सख्त एवं गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है? तो साथियों इसका करेक्ट हो जाएगा लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। साथियों जलोढ़ मिट्टी का जो मृदा वर्ग है ये भारत में सबसे बड़ा है, ये याद रखिएगा, है ना। ये प्रत्येक वर्ष नई हो जाती है, जो नई हो जाती है उसे खादर मिट्टी, और जो पुरानी रह जाती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिएगा कह रहा है बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनपीए के बारे में लास्ट सेट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। 50 नंबर पे आज ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा का है। साथियों जंतुओं का वर्गीकरण आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के किस आधार पर बेचीकृत किया गया है? तो साथियों प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है आपको मैथ का 52 नंबर का, है ना। साथियों 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो कैलकुलेशन है आप लोग करेंगे तो दूसरा आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा 462, कितना आएगा?
462 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, है ना। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसी पर आपको लगा लेना है ना। एरिया आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आर का मान 14 रखेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सुधार लीजिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि एनालिसिस देख लीजिए। टेस्ट में कोई चीज टाइपिंग एरर हो गया तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर गड़बड़ है आंसर, तो आप मिला लीजिए, इसीलिए तो एनालिसिस किया जाता है। 53 पे आ जाइए। 53 क्या कर रहा है, बैंकिंग शब्द में IFSC का पूर्ण रूप क्या है, तो साथियों इसका पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 54 पे आते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो साथियों ये आपका कौन सा है ये पूछा है, तो माउंट ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 55 पे आते हैं। कह रहा है मेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किससे संबंधित है, तो साथियों ये तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब फैक्चुअल ये सब डेटा है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और टेस्ट का एनालिसिस प्रत्येक दिन देखिए, और साथ ही साथ आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कीजिए। कह रहा है कि जो हुक और चूसक किसका विशेष गुण है, तो साथियों ये प्लेटी हेलमेंथिस का है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जंतुओं के वर्गीकरण से, मैं बार बार कहता हूं कि पादप का जंतुओं का वर्गीकरण आप लोग देख लीजिए, है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है। साथियों आपको बता दूं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिकाएं जो बहुत ही सुविकसित अवस्था में होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और एक कोशिका वैसी होती है कि जो विकसित अवस्था में नहीं होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अपने कोशिकांग होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सब आएगा यूकैरियोटिक में, ठीक ना। चलिए, और जो बैक्टीरिया हो जाएगा ये सब आ जाएगा प्रोकैरियोटिक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कह रहा है कि गुणों के आधार पर प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में प्रारंभिक केंद्र की उपस्थिति, है ना, इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। 59 नंबर पे आते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि अपमार्जक क्या है, तो साथियों जो अपमार्जक होता है, साथियों थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना। चलिए, अपमार्जक क्या है, तो ये है साथियों लंबी श्रृंखला वाले, है ना, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये जो बिहार पुलिस 21,391 पदों में एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम का साथियों यह सेट है। आप लोग देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन है, और इसी लेवल से आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का रहा है, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल का पीएच मान बढ़ते का सही क्रम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको लगा लीजिए, ये भी फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अच्छे से वर्णित करता है। असमान गति को, एक वस्तु समान समय अंतरालों समान दूरियां तय, गड़बड़ है, एक वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है, ये सही है। एक वस्तु असमान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, इसका बी और सी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, है ना, सबसे अच्छा से वर्णित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पूगा घाटी कहाँ पे है, तो साथियों पूगा घाटी लद्दाख में है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो मगध। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है साथियों, बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था, तो अमला जो साथियों ये जो जमींदार होते थे उसको अमला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। 65 पे आते हैं। मुर्रा किसकी नस्ल है, तो साथियों मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 पे कह रहा है कि जो सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई, कब की गई, तो 1960 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 67 पे आते हैं। कह रहा है अंकलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब फैक्चुअल है, सब ये 21,391 पदों में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवध राज्य का शासक कौन था, अवध राज्य का अंतिम शासक, तो ये वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अगला की जो भिलाई है, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों के निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो साथियों द्वितीय हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 70 नंबर पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैग्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो साथियों हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो नामेरी टाइगर रिजर्व है ये है आसाम में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो साथियों रासायनिक दृष्टि से रेशम प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किससे होता है? तो साथियों पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें पूर्ति के मांग द्वारा, मांग के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी जवाब दिए हैं, 80% सही आंसर करने का कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्राइवेट लिमिटेड है 2022 में एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया और 2024 में पहला बैच किस देश को बेचा गया? साथियों तो ये हो जाएगा आपका फिलीपींस। सॉरी कौन सा सवाल है ये, हाँ, किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया, ये सवाल पूछा है, किस देश की टीम ने? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, नीदरलैंड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 75 वर्षों के बाद भारत में घड़ियाल की उपस्थिति का हालिया पुष्टि कहां पे हुई है? तो साथियों रणथंभौर में, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76। कह रहा है पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो पेरियार बाघ रिजर्व है ये केरल में है ना। सॉरी 76 है ना, अच्छा ये वाला। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किए, 2024 का पहला बैच। साथियों सवाल इधर का उधर हो गया है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, पीछे से आना पड़ेगा। ये वाला सवाल मैं गड़बड़ पढ़ दिया हूँ, है ना। साथियों बोर्ड चमकता है ना, बोर्ड चमकता है, इसी वजह से मैं इस पे पढ़ता हूँ, ठीक ना, क्योंकि लाइट चारों तरफ लगा है तो ये चमकने लगता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन एवं घर के बिजली के लिए सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया था? तो साथियों इसका हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका आपको मैं बताया था रणथंभौर, है ना, घड़ियाल वाला। चलिए 76 पे आते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, 2024 का पहला बैच किस देश को बेचा गया? तो साथियों फिलीपींस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 77 पे आते हैं। कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो साथियों सुल्तानगंज में, भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 पर। कह रहा है कि वर्ष 2021 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना था? तो 61.80 है ना। साथियों ये 21,391 पद वाला पेपर है ना, जो हुआ था पेपर वही वाला पेपर मैं लेकर के आया हूं, ताकि प्रीवियस ईयर में आपका क्या अप्रोच है इसको देखा जा सके, है ना। तो आप लोग लेवल देख लीजिए। 79 देखिए, पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ है? तो साथियों पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है ना। पेरियार शब्द जब भी आए तो आपको केरल समझ जाना है, पेरियार मतलब केरल, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार पार्क, पेरियार झरना सब कहाँ पे है? केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो सोकले ने किया था, 3 वैज्ञानिक मिलकर किए थे जिसमें सोकले प्रमुख था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्थिक विकास में क्या शामिल है? तो साथियों आर्थिक विकास में जो शामिल है ना, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और संरचनात्मक तकनीकी में भी वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो साथियों जो शुद्ध पानी है इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। चलिए 83 कह रहा है इसमें कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पे स्थित है? तो साथियों विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि अगर एक फोन जो 4,000 रुपये कीमत का था उसे 3200 रुपया में बेचा गया है ना, तो छूट का दर कितना है? तो 3200 में बेचा गया है ना, 4000 का सामान है तो 800 का छूट मिला है ना, 800 का छूट मिला है, कितना पे? 4000 का सामान खरीदने पे, इंटू में कर दीजिए 100 है ना, तो 800 से कट जाएगा 5 बार में, है ना, 5 से कटा 20% हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ना, 800 का छूट 4000 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कार्बन सी की संयोजकता क्या है? वैलेंसी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
जिस स्थान पे 400 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पे सुंदरी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना, जो जैव विविधता के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कितना डिग्री अक्षांश रेखा को 0 डिग्री विषुवत रेखा कहा जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा को कहा जाता है ना, ये भी याद रखिएगा, या इक्वेटर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिए साथियों। ये आपका पैसेज है, ठीक ना, इसको आप लोग पढ़िए और पढ़ करके जवाब दीजिए। पैसेज किस प्रकार से बनाना है साथियों, आप लोग कमेंट करिए कि सर पैसेज के बारे में आप पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगा। पैसेज 3 गो आएगा सवाल, है ना, तो आप लोग अभी अपने तरीका से करिए। मैं इसका कल देखता हूं, पैसेज का मैं क्लास ही लगा दूंगा, है ना, लाइव क्लास लगा दूंगा, ठीक, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका मैं सही जवाब बता देता हूँ डायरेक्ट, है ना, तो इसका आप लोग सी लगा लीजिए। पहला का जो आंसर होगा इसका सी होगा, है ना, पहला का आंसर है ना, पहला का सी हो जाएगा, ठीक ना, तकनीकी। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कृषि प्रधान मारे हैं। चलिए अगला, दूसरा वाला गद्यांश का आप लोग लगा लीजिए। दूसरा गद्यांश का जो दूसरा है इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पे आते हैं, पहला वाला पे, है ना, इसका आप लोग लगा लीजिएगा, चाय हो जाएगा, इसका चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक ना। 91 नंबर आ जाइए, 91 नंबर, 2025 में सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष यान से यात्रा किया था, तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिएगा अब खत्म होने वाला है। बिहार सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे, कह रहे हैं 2025 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है, तो वज्र प्रहार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 94 पे, कह रहा है 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया, डीआरडीओ का अध्यक्ष, तो समीर बी कामत, एस कामत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 95 का आप लोग साथियों आंसर करेक्ट कर लीजिए। इसका होगा 350 मीटर, है ना, 360 मीटर, सॉरी 360 मीटर, ये करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। 96 का आप लोग लगा लीजिए साथियों। 96 का, ब्रायोफाइट्स को वे पौधों का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इनका जीवन चक्र जल पे क्या होता है, निर्भर होता है। आधा शरीर जल में होता है और आधा शरीर स्थल पे होता है ब्रायोफाइट्स का, है ना, यह वनस्पति जगत का उभयचर है। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री है, तो एक बीजपत्री साथियों इसमें गेहूं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये कह रहा है कि पर्ल हार्बर हमला ये कब हुआ था, तो साथियों ये जापान ने किया था 1941 में। ऑप्शन नंबर बी, जिसके बाद से अमेरिका भी युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में। कह रहे मार्टिन लूथर जूनियर किस आंदोलन से जुड़े थे, तो साथियों नागरिक अधिकार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और 100 नंबर पे आते हैं साथियों, कह रहा है इटली के एकीकरण के दौरान रेड शर्ट्स सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो गैरीबॉल्डी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये आपका 100 क्वेश्चन रहा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे, ये भी आपको हम दिखा दे। कट ऑफ, जो कट ऑफ के बारे में आपको बताए थे कि आज क्या भागीदारिता रहा है। साथियों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन लग रहा है क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, है ना, तो तबीयत की वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करा भी दिया हूँ, है ना। चलिएगा यहाँ पे आजिए साथियों, आज अभी तक जो टेस्ट चल रहा है, मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, है ना, मैं बार बार कहता हूँ टेस्ट चल रहा है तब वीडियो बनाता हूँ, है ना। चलिएगा यहाँ पे अभी 5496 अभ्यर्थी जो टेस्ट दिए थे 6 बजे तक, उन सभी अभ्यर्थियों का आंकड़ा है। इसका पीडीएफ का मैं आपको क्यूआर कोड स्टार्टिंग में दे दिया, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। आज जो अभ्यर्थियों का साथियों पार्टिसिपेंट रहा है उसके आधार पर साथियों यहाँ पे देख लीजिए किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं। पहले मार्क्स उठाने वालों का तादाद देख लीजिए, 80 से 90 30 अभ्यर्थी उठाए हैं, 70 से 80 303 अभ्यर्थी उठाए हैं, 60 से 70 1177 उठाए हैं, 50 से 60 1734 और 40 से 50 1377 अभ्यर्थी मार्क्स उठाने का कार्य किए हैं। और 30 से 40 660 अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं। और 125 ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 20 और 30 के बीच में हैं, और 0 से 20 के बीच में जो अभ्यर्थी नंबर लेकर के आए हैं इनकी संख्या 7% है। तो जिनका रिजल्ट नहीं बनने वाला है इसमें से टेस्ट के हिसाब से साथियों, इस टेस्ट में जिनका भी 30 नंबर से कम रिजल्ट नंबर आया है, तो पहले तो आप लोग सोचिएगा भी मत कि आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। 30 से नंबर कम क्यों आया ये आपको सोचना पड़ेगा, उस पर काम करिए, आपकी कमी है ना। जिनका 30 से 40 के बीच में है इनकी तादाद क्या है, अच्छा खासा है ना। या तो ये पढ़े नहीं होंगे या ये वही लोग होंगे, ध्यान से समझिएगा। जिनका भी बिहार पुलिस 19,838 पदों के हम लोगों के टेस्ट में नंबर 30 से 40 के बीच में आ रहा है
है ना, ये वही लोग होंगे साथियों कि जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे, है ना, या फिर ये पढ़ते होंगे, मनमौजी करते होंगे, 2 दिन क्लास गए फिर 2 दिन नहीं जाते होंगे, 4 दिन पढ़ते होंगे 6 दिन नहीं पढ़ते होंगे, ये ओ ब्रांड के लोग हैं। तो इनको भी रिजल्ट से आउट कर दीजिए। 40 के नीचे जिनका भी रिजल्ट आया है ना, वो रिजल्ट उनका नहीं बनेगा, है ना। क्यों नहीं बनेगा साथियों? ये ऐसा सेट था या ऐसा पेपर था कि जिसमें मिनिमम 45 को बनाया जा सकता था, है ना। चलिएगा, 40 से 50 वालों का तादाद 1377 है, 25% अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं। 50 से 60 1734 है, 31.5% अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं। 60 से 70 वालों का संख्या 21.4% है। 60 से 70 के बीच वालों का ये सभी लोग रिजल्ट इन लोगों का बनेगा, ये लोग सेफ जोन में है ना। और जो अभ्यर्थी 50 से 60 आज के सेट में लेकर के आए हैं, इनका भी बनेगा, थोड़ा सा और मेहनत करने का जरूरत है। और 40 से 50 वालों का तो और ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। तो साथियों आप लोग मेहनत करिए, जो भी 50 के ऊपर है साथियों आप लोग मेहनत जरूर करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। यू आर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा इस बार, यू आर कैटेगरी का किसी भी हालत में 60 से 70 पार नहीं करेगा। ध्यान से फिर सुन लीजिए, बिहार पुलिस 19,838 पदों के भर्ती में, है ना, यू आर कैटेगरी का कट ऑफ 70 से ज्यादा किसी भी जन्म में नहीं जा सकता है। इसका मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने 8 टेस्ट कराया है, और 8 टेस्ट कराने के बाद जो कट ऑफ का आंकड़ा निकल के आ रहा है यू आर कैटेगरी का, वो कट ऑफ का आंकड़ा निकल के आ रहा है 60 से 70 के बीच में। और आपको बता दूं ना साथियों कि जो अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, पूरे बिहार के अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, प्रत्येक जिला से दे रहे हैं, अर्थात प्रत्येक जिला का आंकड़ा हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और फिर उस आधार पे हम लोग बता रहे हैं कि 60 से 70 कट ऑफ कभी नहीं, 70 पार कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि CSBC ऐसा पेपर सेट कर दिया, एकदम बच्चा बुतरुक वाला सेट कर दिया साथियों, तो ऐसे स्थिति में 80-85 चला जाए, चीटिंग हो जाए, धांधली हो जाए, 85-90 चला जाए, वो बात अलग है। लेकिन जेन्युइन एग्जाम होगा ना, तो जेन्युइन एग्जाम होगा तो साथियों 60 से 70 जाएगा। तो यू आर कैटेगरी के कट ऑफ पे आप लोग फोकस रखिए, है ना। उसके बाद से जो भी अदर कैटेगरी वाले हैं साथियों, 2-2 नंबर अपना घटा करके अपना कट ऑफ आप लोग समझ लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, है ना, एग्जैक्ट कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी का मैं बार बार मैं बताया भी था, है ना, कि अगर यू आर कैटेगरी का अगर मान लीजिए जा रहा है कट ऑफ 64 जा रहा है, यू आर का 64 जा रहा है, तो BC कैटेगरी वाले अपना 2 नंबर घटा लेंगे, 2 नंबर कम ही रहेगा, इनका 62 रहेगा। EBC कैटेगरी का इनका आप लोग कर लीजिएगा, इनका 58 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, इस तरह से। और जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी का तो मैं तो कह रहा हूं कि 50 से 55, बार बार मैं कह रहा हूं, इन लोगों का आ रहा है तो रिजल्ट 100% क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सीटों की संख्या के हिसाब से ST प्लस भी आप लोग 55 प्लस रहने का क्या करिए, प्रयास करिए। और जो EWS वाले हैं, EWS वाले भी साथियों आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों को 58 के बीच में 58-60 लेकर के आइए, ताकि आपका भी क्या बन जाए, रिजल्ट बन जाए। तो आज के टेस्ट के हिसाब से ओवरऑल यही सब आंकड़ा है, कैलकुलेट आप लोग खुद कर लीजिएगा, आपके सामने सारा डेटा है, PDF भी आपको मिल गया है, बैठ करके चिंतन मनन कीजिएगा, है ना। और आपको मैं बोला हूं जो भी अभ्यर्थी टेस्ट खुद का क्वेश्चन जिसके पास है, लिंक दे दिया हूं, आप लोग टाइप करिएगा, है ना। ये PDF भी आपको मिल गया है। चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। अभी लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को बाय।